हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर जिसमें कि फोर्स और लॉज ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना है। उसी में इस बार नई पब्लिश्ड एनसीईआरटी बुक में ये नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है या नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। हालांकि ये क्लास 8 के साइंस के सिलेबस में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी तौर पे पढ़ा गया होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है या जानकारी है। फिर भी क्लास 9th में इसको फिर से पढ़ना है, तो हम लोग थोड़ा डिटेल वे में आज फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन को हिंदी में हम लोग घर्षण बोलते हैं। फ्रिक्शन की हिंदी जो होती है वो होती है घर्षण। घर्षण का मतलब होता है घिसना। तो घिसने पर जिस तरह का फोर्स जनरेट होता है उसको बोला जाता है फ्रिक्शन। अब घिसने पर तो यानी कि जब भी अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो इसका मतलब है कि वहां घिसने वाली बात तो आनी चाहिए। ठीक, घिसने वाली बात का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमने एक हथेली पर ये दूसरे हथेली को जब ऐसे घिसना शुरू किया, रगड़ना शुरू किया, तो हमको एक तरह का फोर्स फील होता है। यहाँ पे फोर्स फील होता है का मतलब ये कि मान लीजिए हमारी हथेली जो है वो एक रफ सरफेस है, प्लेन नहीं है, इसमें इररेगुलरिटीज हैं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम जब ये दूसरी हथेली को इस पर चलाना शुरू करते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारी ऊपर वाली हथेली को कोई अपोज कर रहा है, जो कि बहुत आराम से हमको चलने नहीं दे रहा है। तो जो चीज ये अपोज करती है ना, वही चीज है फ्रिक्शन। यानी कि जब भी एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरा सरफेस मूव करता है तो उस सरफेस के मूवमेंट में जो ऑब्स्टेकल आता है, जिस वजह से ऑब्स्टेकल आता है, जिस वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, वो स्मूथ मूविंग नहीं हो पाती है, वो पॉइंट कहलाता है फ्रिक्शन। तो इससे ये बात कंफर्म आप हो रहे होंगे कि फ्रिक्शन देखने के लिए या फ्रिक्शन होने के लिए किसी एक सरफेस पर किसी दूसरे सरफेस का मूव करना जरूरी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एक सरफेस पर दूसरे सरफेस का मूव करना है, लेकिन अगर मूव नहीं कर रहा है बट मूव करने की टेंडेंसी अगर मौजूद है तो भी वहां पे फ्रिक्शन होता है। मूव करने की टेंडेंसी होने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह से एक झुका हुआ हमारे पास ये एक प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा। और इस प्लेन पर यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, और ये बॉक्स हमारा नीचे चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमने किसी सरफेस पर, फॉर एग्जांपल कि आप यूं देखिए, ये हमारे पास एक डस्टर है और ये हमने इसको अपनी हथेली पर रखा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। चलिए हम इस हथेली को धीरे धीरे ऐसे टेढ़ा कर लिए थोड़ा, और टेढ़ा करने के बाद भी आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा ये डस्टर जो है चल नहीं रहा है। तो इस डस्टर का जो वजन है, जो इसका वेट है, वो इसको इधर नीचे लाने की कोशिश करता है, इसको नीचे लाने की कोशिश करता है। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट अगर इस पे मूव नहीं कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है। फ्रिक्शन काम कर रहा है का मतलब ये कि अभी मैंने ये बताया कि अगर दो सरफेस के बीच में मूवमेंट हो रहा है तो, या उन सरफेस के बीच में मूवमेंट की टेंडेंसी है। अगर यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता, बिल्कुल चिकना सरफेस होता, इस पर हम थोड़ा पाउडरिंग कर दें या कोई ऑयल गिरा दें तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेन पर सट से सरक जाएगा नीचे। यानी कि ये चलना तो चाहता है, इसके अंदर चलने की टेंडेंसी है, ये इस सरफेस पर मूव करना चाहता है लेकिन मूव कर नहीं पा रहा है। तो ये बात हो गई टेंडेंसी की। इसका मतलब हुआ कि जब भी एक सरफेस पर दूसरे सरफेस के मूवमेंट या मूवमेंट की टेंडेंसी मौजूद हो
और वहां पे वो एक्चुअल मूवमेंट में नहीं हो, तो वहां पे एक तरह का फोर्स काम करता है जो उस मूवमेंट का अपोज करता है या उस मूवमेंट की टेंडेंसी का अपोज करता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये बात आप समझ गए होंगे कि ये फ्रिक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बिल्कुल हॉरिजेंटल सरफेस है, कोई इसमें इंक्लिनेशन नहीं है, ये टेढ़ा नहीं है, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक भारी सा पत्थर पड़ा हुआ है, एक घर में कोई टेबल पड़ा हुआ है, आपके घर की कुर्सी पड़ी हुई है, और आपने उस कुर्सी को खींचना शुरू किया, तो आपको क्या लगता है कि आप एकदम से अगर एक झटके से बहुत हैवी फोर्स नहीं लगाएं, धीरे धीरे पकड़ के उसको धीरे धीरे खींचना शुरू करें, तो जैसे ही आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे वो नहीं चलेगा। आप प्रैक्टिकली ये बात अपने घर में देख सकते हैं कि अगर चेयर रखी हुई है और आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। तो भाई जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स जा कहाँ रहा है? चूंकि वो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि अगर उस बॉडी पर कोई नेट फोर्स काम कर रहा होगा तो उसको चलना ही चलना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर हमने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये नहीं चला, तो नहीं चला तो हमारा ये 1 न्यूटन का फोर्स कहाँ गया भाई? उसको तो ढूंढना पड़ेगा कि 1 न्यूटन का फोर्स कहाँ गया। और इस ऑब्जेक्ट की सिचुएशन ये बता रही है कि अगर ये नहीं चला हमारे 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर, तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा फोर्स भी उस पर लग रहा है जो इस 1 न्यूटन के फोर्स को जीरो कर दे रहा है। तो जीरो करने का मतलब कि इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 1 न्यूटन का, जो कि इस पर लगने वाले नेट फोर्स को क्या बना दे रहा है? जीरो बना दे रहा है। ये 1 न्यूटन का जो फोर्स है यहाँ पे, ये हमने नहीं लगाया है, हमने तो ये लगाया है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक अदृश्य फोर्स है, इनविजिबल फोर्स है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। हमने चूंकि लगाया नहीं, अगर हमने लगाया होता तो हम देखते। तो हम अगर उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऑब्जेक्ट को नहीं चलने दे रहा है, एक तरह से वो इनविजिबल है, अदृश्य है। तो ये अदृश्य फोर्स जो है वही फ्रिक्शनल फोर्स है। वो फ्रिक्शन की वजह से इस पर लग रहा है। और क्यों लग रहा है? तो क्यों लग रहा है? तो जब शुरुआत में हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जब हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, हम इसको खींचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो ये ना तो इस सरफेस पर मूव कर रहा था और ना ही इसके अंदर मूव करने की टेंडेंसी थी। ना तो ये मूव कर रहा था और ना ही इसके अंदर मूव करने की टेंडेंसी थी। तो जब ये ना तो मूव कर रहा है और ना मूव करने की टेंडेंसी है, तो इसके में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। चूंकि मैंने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको ये बताया कि ऑलवेज एक्ट, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि ये ऑलवेज एक्ट व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब हुआ कि एक सरफेस पर दूसरे सरफेस का मोशन। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या वो रिलेटिव मोशन होने की इच्छा रखता हो, वो चाहता हो रिलेटिव मोशन करना, किसी मजबूरी की वजह से ना कर पा रहा हो लेकिन चाहता है वो, जैसे उसको मौका मिल जाएगा वो कर लेगा। तो मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन कब काम करेगा कि या तो वहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। बात समझ गए आप? ये फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये हम लोग ये क्लियर कर लिए कि जब भी फ्रिक्शन की बात आएगी तो वहां हमको ये गौर करना पड़ेगा कि या तो वहां रिलेटिव मोशन हो रहा हो, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर चल रहा हो, या
वहां चलने की टेंडेंसी मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पे मौजूद थी। तो अगर टेंडेंसी होगी तो, या रिलेटिव मोशन एक्चुअली हो रहा होगा, तो वहां पे उस टेंडेंसी का अपोज करने वाला या उस रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ये तो हो गई फ्रिक्शन फोर्स की बात कि इट इज अ अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लिख देते हैं कि ये क्या है, कब काम करेगा, ये तो हमने लिखा हुआ है कि ऑलवेज एक्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन को एक्चुअली डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स, इट इज एन अपोजिंग फोर्स which oppose the relative motion, which oppose the relative motion or tendency of relative motion, which oppose the relative motion or tendency of relative motion, tendency of relative motion between two rough surfaces, between two rough surfaces, between two rough surfaces। ये तो हो गया फ्रिक्शन का डेफिनेशन कि फ्रिक्शन होता क्या है, तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। दूसरी बात है कि ये कब काम करेगा, तो ऑलवेज एक्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है भाई, कौन है, कब काम करेगा, ये तो समझ में आ गई बात। अब क्यों लगता है, ये आ कहां से जाता है, क्या कारण है इसके लगने का, तो इसके लिए हमारे पास जो क्लास 9th के लेवल पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इट इज ड्यू टू द इररेगुलरिटीज इन द सरफेस। इसके आने का जो कारण है, फ्रिक्शन फोर्स के लगने का जो कारण है, वो है ड्यू टू इररेगुलरिटी इन द सरफेस। इररेगुलरिटी इन द सरफेस का क्या मतलब है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बिल्कुल एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस पर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, या किसी ब्लॉक को रख के ऐसे खींच रहे हैं। एक ये स्टोरी हो गई हमारे पास। दूसरी स्टोरी है कि एक कुछ इस तरह से हमारे पास सरफेस है, कुछ इस तरीके से। इनफैक्ट क्या होता है कि हम लोग जब किसी भी सरफेस को देखते हैं ना, तो जितना प्लेन वो हमको नॉर्मली देखने में लगता है, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू उतना प्लेन नहीं होता है। उसमें अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब हुआ कि बहुत नजदीक से देखें या बहुत बारीक तरीके से उसको देखा जाए, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक व्यू। और जब भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू पर देखते हैं तो वो इस तरह से इररेगुलरिटी लिए हुए होता है। इस इररेगुलरिटी वाले सरफेस पर अगर हम कोई दूसरा, अब देखिए यहां दो सरफेस है, एक तो ये वाला सरफेस और एक इस ऑब्जेक्ट का बॉटम, यानी कि दो सरफेस हो गए। तो जो ऑब्जेक्ट का बॉटम है इनफैक्ट वो भी इररेगुलर है। तो वो सरफेस आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे, ये हमने मान लिया ब्लॉक हो गया। अब आप इन दोनों फिगर को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जब भी हम इसको चलाने की कोशिश इस पर करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम इसको इस पर चलाने की कोशिश करेंगे तो ये जो उबड़ खाबड़ आपको दिख रहा है, जो इररेगुलरिटीज दिख रही हैं, ये इररेगुलरिटी एक तरह से जैसे वो रोड में रंबलिंग स्ट्रिप बना हुआ होता है। आपने देखा होगा कहीं हाईवेज पर कुछ इस तरह से ब्रेकर्स बने होते हैं कहीं कहीं पे। दिस ब्रेकर इज कॉल्ड रंबलिंग स्ट्रिप। तो ये ठीक उस रंबलिंग स्ट्रिप की तरह हमको यहाँ दिखता है। और जब भी ये
एक ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस पर मूव करेगा तो ये इरेगुलरिटी, इस इरेगुलरिटी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा करेंगी, उसको जाम करेंगी, और जाम करने की वजह से ये स्मूथली इस पर मूव नहीं कर पाएगा। ये रीजन है फ्रिक्शन का। ये हालांकि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का कि इसकी वजह से, ये इरेगुलरिटी की वजह से इसमें जो है सॉरी, इरेगुलरिटी की वजह से इसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि एक सरफेस ऐसा है और इस पर हमने कोई दूसरा सरफेस इस तरह से रखा, तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत नजदीक हो जाने की वजह से इसमें एक कोल्ड वेल्डिंग वर्ड यूज किया जाता है। कोल्ड वेल्डिंग मतलब ये दबे 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 एक साथ चिपक जाता है। ऊपर का मॉलिक्यूल्स और नीचे का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाता है, और मॉलिक्यूल्स के बहुत ज्यादा करीब हो जाने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बनने लगता है, और वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इसको चिपका लेता है। तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर चिपकने लगेगा तो क्या होगा, तो जब हम इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ये मूव नहीं करने देगा। एक तरह से वेल्ड कर गया है, वो जुड़ गया है, तो वो मूव नहीं करने देगा। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का, और ओल्ड कॉन्सेप्ट था हमारे इस फ्रिक्शन के इरेगुलरिटीज के होने का। ये तो फ्रिक्शन के कारण हो गए। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के डिटेल्स में हमको हायर क्लासेस में जानना है, लेकिन अभी क्लास 9th में हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि ये दो तरह के कॉन्सेप्ट से हम लोग फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अगली बात आती है कि जो वो पॉइंट है कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी। अब फ्रिक्शन नेसेसरी की क्या बात है भाई? अभी हमने कहा कि अगर हम किसी एक सरफेस पर दूसरे सरफेस को चलाना चाहते हैं तो ये फ्रिक्शन जो है हमारे उस मोशन का अपोज करता है। तो भाई जो हम चाहते हैं चलाना, उसकी तो ये खिलाफत कर रहा है। तो ऐसा एक तरह से आप कहिए तो ये दुश्मन हो गया। अगर ये हमारे वर्क में कोई अपोज पैदा कर रहा है तो ये तो हमारा दुश्मन हो गया। तो दुश्मन भी जरूरी होता है, दुश्मन भी जरूरी है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो एक शायरी है, राहत इंदौरी साहब एक बहुत फेमस शायर हुए, उनकी एक शायरी है कि सिर्फ रगों में खून ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। तो दुश्मनी भी थोड़ी लेवल की करनी चाहिए। तो ये हमारा दुश्मन भी है, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। ये दुश्मनी जरूरी क्यों है आप ये देखिए। हम जब जमीन पर चलते हैं, अगर वहां पे फ्रिक्शन ना हो, बिल्कुल चिकना सरफेस हो, बारिश होती है, फिसलन हो जाती है। फिसलन हो जाने का मतलब है कि वहां फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है अगर आप जरा सी लापरवाही कर दें तो? चलने में आपसे जरा सी लापरवाही होती है, ऐसे आप दौड़ते हुए चलते हैं, कूदते हुए चलते हैं, फांदते हुए चलते हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाए और जरा सी स्लिपरी जमीन हो जाए, फिसलन भरी जमीन हो जाए, और वहां जरा सा कूद फांद लीजिए, तो फिर सीधे हमको उम्मीद जो है वो डॉक्टर के यहाँ ही दिखेंगे। तो ये हमको डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से बचाता है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। साइकिल चलती है, बाइक चलती है, फोर व्हीलर कोई चलता है, उसके चलने में इस फ्रिक्शन का रोल होता है। और इस फ्रिक्शन को जनरेट करने के लिए आपने देखा होगा कि किसी भी साइकिल, बाइक या किसी फोर व्हीलर के जो टायर्स होते हैं, उसमें हम लोग उसमें ग्रूव काट कर उसको फ्रिक्शन वाला बनाते हैं, उसके सरफेस को रफ बनाते हैं। आप सिंपली अपना चप्पल पलट कर देखिए, अपने जूते को पलट कर देखिए, सैंडल को पलट कर देखिए, उसमें देखिएगा तो वो प्लेन नहीं होता है, उसमें ग्रूव्स काटे गए होते हैं। वो ग्रूव्स जो है उस प्लेन सरफेस को रफ बनाया गया होता है।
अगर धीरे धीरे जब हमारी चप्पल, सैंडल या जूते पुराने हो जाते हैं और उसका वो ग्रूव जो है वो घिस जाता है, तो आपने ये फील किया होगा कि आपको स्लिपरी महसूस होने लगता है, आप कहीं स्लिप कर सकते हैं, वो खतरनाक हो जाता है। तो हमारे चलने में ये फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारी हेल्प करता है, तो इसलिए ये नेसेसरी है। आपने कहीं देखा होगा कि आटा पीसने की जो मशीन होती है उस पर हम लोग एक फैन बेल्ट चढ़ाते हैं, वो बेल्ट होता है, रोप और बेल्ट होता है, उसको चलाने के लिए वो अगर बिल्कुल चिकना हो जाता है तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो पुली पर वो बेल्ट जो है वो स्लिप करने लगती है, वो उसको घुमा नहीं पाती है, इसलिए ये नेसेसरी है। तो हम लोग ये बात समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं हम लोग किसी उस पे चढ़ रहे हैं, स्लिपरी जमीन, वो पे किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ रहे हैं, वहां फ्रिक्शन का होना जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि हम लोगों के घर में अगर कहीं कोई रास्ता है कहीं आने जाने का, मतलब दरवाजे पर, और वो मिट्टी का है, तो इस बरसात में हम लोग उसमें वो छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं ताकि वो प्लेन से थोड़ा रफ बन जाए और फ्रिक्शन वहां पे बढ़ जाए। तो जब तक ये फ्रिक्शन बढ़ा हुआ नहीं होता है तब तक हमारा चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए ये चीज नेसेसरी है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी। हम लोग साइकिल का हैंडल पकड़ते हैं, आप देखे होंगे कि उसको जो उसमें वो कवर लगाया जाता है, वो साइकिल के हैंडल में वो कवर को रफ बनाया गया होता है। अगर वो चिकना हो जाए, उसकी रफनेस खत्म हो जाए, तो मतलब है कि उसका फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, और फ्रिक्शन खत्म हो जाने की वजह से वो फिर जैसे ही हम पकड़ेंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा हाथ उस पर स्लिप करे और हम गिर जाएं, तो हमको गिरने से बचाता है, इसलिए ये नेसेसरी है। तो जिस चीज को हम लोगों ने पहले ये समझा कि वो हमारा दुश्मन है, अभी वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि हम उससे फायदा उठा रहे हैं, हम इस दुश्मनी में भी फायदा उठा रहे हैं और एक तरह से हमारे लिए दोस्त का काम कर रहा है। अब दुश्मनी का काम समझिए। दुश्मनी का काम ये है कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो चक्का घूमता है, वो जो बियरिंग्स लगी होती हैं उसमें, वहां हम लोग ऑयलिंग करते हैं, वहां तेल डालते हैं वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए डाला जाता है। क्योंकि वहां ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो वो स्मूथली रोटेट नहीं कर पाएगा, तो स्मूथली रोटेट नहीं कर पाएगा तो मतलब वहां का फ्रिक्शन बढ़ गया, हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो इसके लिए वहां हम लोग ऑयल डालते हैं ताकि वो उसका फ्रिक्शन घटाया जाए। आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे, कैरम बोर्ड पे आपने देखा होगा कि जब आपकी वो गोटियां जो हैं वो सरकती नहीं है, तो उस पे हम लोग पाउडरिंग करते हैं, उस पे पाउडर छिड़क दिया जाता है ताकि वो सरफेस स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। आपने ये सुना होगा कि लुब्रिकेंट ऑयल्स यूज किए जाते हैं इंजन में, उसकी लुब्रिकेटिंग बढ़ाई जाती है। लुब्रिकेट करने का मतलब होता है उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करना। तो वहां फ्रिक्शन जो है हमको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होता है, तो उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। यानी कि हमारे पास बिल्कुल साइमल्टेनियसली दो ऑप्शंस नजर आते हैं। एक जगह ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन हमको नुकसान पहुंचा रहा है, एक जगह ऐसा होता है कि वहां फ्रिक्शन की जरूरत पड़ जाती है। तो जहां नुकसान पहुंचाता है वहां हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और जहां वो हमारे लिए जरूरी होता है वहां हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और उस हद तक इंक्रीज करते हैं जिससे हमारा काम जो है वो स्मूथली होने लगे। तो आप बात समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए एक तरह से वो बैन और बूम की कहानी है, ये जरूरी भी है और नुकसान पहुंचाने वाला भी है। ये हो गई फ्रिक्शन की बात। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अभी मैंने आपको एग्जांपल में दो तीन बातें बताई कि पहला जो है हम लोग पाउडरिंग कर देते हैं, पहला पाउडरिंग करते हैं, पाउडर छिड़क देते हैं तो हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है। दूसरा है ऑयलिंग कर देते हैं। तीसरा है पॉलिशिंग कर देते हैं। फ्रिक्शन में पाउडरिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं और पॉलिशिंग करते हैं। ये तीनों चीजें क्या क्या इफेक्ट कर देती हैं ऐसा
कि हमारा फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है। तो आप अभी जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि फ्रिक्शन लगता क्यों है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। तो आप जरा इरेगुलरिटी को देखिए, ऐसे है, दूसरा सरफेस इस पे अगर मूव कर रहा है वो भी इरेगुलर बना हुआ है, इस तरीके से कुछ। तो ये जो बीच का गैप है ना, जब हम उसमें पाउडरिंग करते हैं तो जो ये बीच का गैप है ये पाउडर से जाके भर जाता है, इस गैप में पाउडर भर जाता है। ये आगे जो भी गैप आएगा ये सारे गैप में पाउडर भर जाता है। तो पाउडर भर जाने की वजह से वो जो इरेगुलरिटी क्रिएट हो रही थी वो टेम्पररी लेकिन थोड़ी वो खत्म हो जाती है। तो जब इरेगुलरिटी खत्म हो जाती है तो उसमें स्मूथनेस आ जाती है। ऑयल भी यही करता है, ऑयल भी इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में, यानी कि ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस के बीच में एक स्मूथ लेयर क्रिएट कर देता है ताकि वो जो इरेगुलरिटी थी वो समाप्त हो जाए और हमारा फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए। तीसरा है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में या कहीं भी फर्नीचर का काम जहां पे होता है, वुडन वर्क जहां पे है, वहां पर वो जो कारपेंटर लोग होते हैं वो एक डिवाइस रखते हैं जो उसको लकड़ी के छिलके को अलग करता है। वो प्लेनर बोला जाता है उसको। हिंदी में जो लोग समझते होंगे या जो मेरी लैंग्वेज में होंगे उसको रंदा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्लेनर बोला जाता है। तो वो लकड़ी के छिलके को लेयर बाय लेयर छील के और हटाता है। तो उस लेयरिंग को हटाने में उस सरफेस को हम लोग स्मूथ करते हैं। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड पॉलिशिंग। उसको पॉलिश करते हैं। किसी चीज पर आपने देखा होगा फाइल्स, रेती का यूज करते हैं उसको स्मूथ करने के लिए। जैसे किसी चाकू पर या उस पे जब उसकी धार जो है खराब हो जाती है तो उसको धार चढ़ाने के लिए हम लोग उसको फाइलिंग करते हैं उसकी। तो वो भी एक तरह से पॉलिशिंग का प्रोसेस है और वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो जहां हमको जरूरत हुई फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की, वहां पे हम लोगों ने पाउडरिंग, ऑयलिंग और पॉलिशिंग, इन 3 मेथड्स का यूज करके फ्रिक्शन को रिड्यूस किया। जहां बढ़ाने की जरूरत हुई वहां मैंने बता दिया कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो ग्रूव काट देते हैं। जो प्लेन सरफेस होता है अगर वो इरेगुलर नहीं है या जनरली इरेगुलर नहीं है तो वहां इरेगुलरिटी क्रिएट कर दी जाती है, वहां उबड़ खाबड़ उसको बना दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन वहां पे आ जाए और हमारा काम जो है वो बहुत आसानी के साथ हो जाए। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।